शम्मी कपूर साहब की कल्पना उनके गानों के बगैर नहीं की जा सकती और इसी तरह उनके गानों की कल्पना रफ़ी साहब के बगैर नहीं की जा सकती। मगर एक दौर ऐसा भी था जब शम्मी कपूर साहब अपने लिए रफ़ी साहब की आवाज़ चाहते ही नहीं थे। तो कौन से ऐसे गाने थे अगर रफ़ी साहब इन गीतों में ना होते, क्या होता इन गीतों का। दोस्तों पूरा का पूरा किस्सा ये क्या था जिस पर बात करेंगे। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों शम्मी कपूर साहब इन्होंने जो अपनी एक्टिंग की जर्नी शुरू की थी 50s के शुरुआत में शुरू की थी। जीवन ज्योति में रफ़ी साहब ने भी इनके लिए गाया था। जीवन ज्योति से इनकी शुरुआत हुई थी। जीवन ज्योति फिल्म इनकी चली नहीं थी। आगे चल कर के इन्होंने जो कमाल धमाल किया वो किसी से छुपा नहीं है। मगर जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में शम्मी कपूर साहब नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर आए। शम्मी कपूर साहब का मानना था कि शम्मी कपूर साहब की आवाज़ दबी हुई है और रफ़ी साहब की आवाज़ खिली हुई है और रफ़ी साहब की आवाज़ ऊंची पिच में है। रफ़ी साहब ऊंची पिच में गाते हैं। अगर शम्मी कपूर साहब के लिए प्लेबैक देंगे रफ़ी साहब तो शम्मी कपूर साहब पर रफ़ी साहब की आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी। हमेशा शम्मी कपूर साहब डिमांड किया करते थे कि उनके लिए कोई लो पिच का सिंगर लाओ। और रफ़ी साहब, जैसा कि सबको पता है, जब से रफ़ी साहब की आवाज़ नौशाद साहब ने इंट्रोड्यूस कराई थी तो एक तरीके से इंडस्ट्री के अंदर ये बात होने लगी थी कि सबसे ऊंचा गाने वाला प्लेबैक सिंगर आ चुका है। रफ़ी साहब अपने शुरुआती दौर में सारे हाई पिच के गाने गा रहे थे। एक तरीके से अगर ये कहा जाए उनके लिए म्यूजिक डायरेक्टर उनके लिए हाई पिच के गाने लेकर आ रहे थे तो ये भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि रफ़ी साहब से पहले जितने भी सिंगर्स थे वो लो पिच पे गाया करते थे और म्यूजिक डायरेक्टर्स का कोई ऐसा सिंगर नहीं मिल रहा था अगर वो हाई पिच पे कोई धुन बनाए और उस धुन पे कोई सिंगर गा दे। मगर जब से रफ़ी साहब आए थे, रफ़ी साहब हाई पिच पर गाते थे। रफ़ी साहब की आवाज़ का किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर लो बतौर प्लेबैक सिंगर, ऐसा हो गया था इंडियन फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। तो हर म्यूजिक डायरेक्टर रफ़ी साहब को हाई पिच के गाने दे रहा था। तो जैसे कंपोजर्स की क्रिएटिविटी को पंख लग गए थे, ऐसा रफ़ी साहब ने कर दिया था। तो रफ़ी साहब मशहूर थे कि हाई पिच रफ़ी साहब की आवाज़ की है, रफ़ी साहब की खिली हुई आवाज़ है। तो शम्मी कपूर को यही वहम था कि उनकी दबी हुई आवाज़ है और रफ़ी साहब की हाई पिच की आवाज़ है। तो शम्मी कपूर साहब को ये शक था कि रफ़ी साहब अगर उनके लिए गाएंगे तो उन पर उनकी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी और वो हर बात ये शिकायत किया करते थे। और यही शिकायत उन्होंने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर साहब जो लेजेंड एक्टर थे उनसे भी की। मगर पृथ्वीराज कपूर साहब ने शम्मी कपूर साहब को समझाया ऐसा नहीं हो सकता, रफ़ी साहब की आवाज़ का सहारा लीजिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये सलाह दी थी पृथ्वीराज कपूर साहब ने शम्मी कपूर साहब को। मगर शम्मी कपूर साहब को फिर भी वहम था कि रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर अच्छी नहीं लगेगी। तो यही वो दौर था दोस्तों 50s का। शम्मी कपूर साहब एक फिल्म पर काम कर रहे थे और अच्छा खासा रोल इस फिल्म में उनका था। लीड रोल ही था और रोल भी अच्छा खासा था। आगे चल के उनका रोल ये कामयाब साबित हुआ। तो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे ओ.पी. नैयर साहब। ओ.पी. नैयर साहब ने इसके जितने भी गाने बनाए थे वो रफ़ी साहब को ध्यान में रख करके बनाए थे और आशा जी को ध्यान में रख करके बनाए थे। जितने भी मेल ट्रैक थे इस फिल्म के वो रफ़ी साहब गाने वाले थे। तो शम्मी कपूर साहब को जब पता चला उनकी इस फिल्म में रफ़ी साहब प्लेबैक दे रहे हैं तो उन्होंने यही शिकायत ओ.पी. नैयर से भी की कि आप एक काम कीजिए, मेरे लिए कोई लो पिच का सिंगर लाइए। रफ़ी साहब की आवाज़ हाई पिच में है और मुझ पर यह आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी। अब ओ.पी. नैयर साहब भड़क गए। ओ.पी. नैयर साहब के काम में कोई दखल अंदाजी करे वैसे ही ओ.पी. नैयर साहब को पसंद नहीं था। तो ओ.पी. नैयर साहब ने शम्मी कपूर को कह दिया ऐसा नहीं हो सकता। वो गाने में तय कर चुके हैं कि जितने भी मेल ट्रैक के मेल सॉन्ग्स है इस फिल्म के वो सारे के सारे रफ़ी साहब गाएंगे। रफ़ी साहब के अलावा वो किसी और को इस फिल्म में सिंगर नहीं ले सकते। शम्मी कपूर साहब ने फिर यही शिकायत इधर उधर भी की मगर शम्मी कपूर साहब की बात नहीं बनी। आखिर में रफ़ी साहबी ने इस फिल्म के लिए मेल ट्रैक गाए, मेल सॉन्ग्स गाए और रफ़ी साहब की आवाज़ शम्मी कपूर साहब पर इस तरीके से पिक्चराइज हुई। और दोस्तों देखिए, यही वो फिल्म थी जिससे शम्मी कपूर साहब को एक स्टारडम मिला और शम्मी कपूर साहब की एक इमेज बनी प्ले बॉय और डांसर की, एक रोमांटिक इमेज बनी इसी फिल्म इन्हीं गीतों के कारण। जी हाँ, ये फिल्म थी तुमसा नहीं देखा जो 1957 में आई थी और तुमसा नहीं देखा के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे। यूं तो हम
जैसे मेहमान का मुझ पे एहसान, वो छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के। तुमसा नहीं देखा में कहते हैं पहले गीत लिख रहे थे साहिर लुधियानवी और इसका टाइटल सॉन्ग भी साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा, मगर बाद में साहिर लुधियानवी साहब ने ये फिल्म छोड़ दी। इस तरीके से बाद में फिर इस फिल्म के जो गीत लिखे वो मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे। ऐसा भी इस फिल्म का किस्सा है। मगर इस फिल्म के सारे गीत इस तरीके से हिट हुए, शम्मी कपूर साहब को विश्वास हो गया कि रफ़ी साहब आखिर रफ़ी साहब है। और इसके बाद तो फिर रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर साहब के लिए जो कमाल किया वो हिस्ट्री है। तुमसा नहीं देखा के बाद जंगली जैसी फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसके गानों ने तो फिर कमाल धमाल ही मचा दिया। फिर लगातार खासकर 60 के दशक में रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए जो गीत दिए वो नायाब है। ब्रह्मचारी एक ऐसी मूवी थी जिसमें शम्मी कपूर साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला और रफ़ी साहब को भी, और इसके गानों ने भी वो कमाल मचाया। दिल के झरोकों में तुझको बिठाकर, ऐसे यादगार गीत शम्मी कपूर साहब के लिए फिर रफ़ी साहब ने दिए। मगर ये बात सच है, एक वक्त में शम्मी कपूर साहब रफ़ी साहब की आवाज़ को नहीं चाहते थे। उनका मानना था उनकी आवाज़ दबी हुई है, यानी शम्मी कपूर साहब की आवाज़ दबी हुई है, रफ़ी साहब की आवाज़ खिली हुई है, हाई पिच की है। तो शम्मी कपूर साहब को एक वहम था कि उनके लिए अगर कोई लो पिच का सिंगर गाए, प्लेबैक दे तो वही ठीक रहेगा। मगर बाद में उल्टा हुआ, शम्मी कपूर को लगने लगा कि रफ़ी साहब की आवाज़ ही उनके लिए वरदान है। और शम्मी कपूर साहब ने कई बार ये स्वीकारा भी कि रफ़ी साहब ही उनकी आवाज़ थे। तो दोस्तों, ऐसे भी नए आप किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।